Good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 8 redox reaction class 11th video 2. Subscribe my YouTube channel chemistry learning with you Rahul Gupta students. वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. Like and share this video with friends. And chapter 8 redox reaction. Students, redox reaction में हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और वीडियो फर्स्ट में हमने नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एंड में चल रहे थे. चलिए आगे बात करते हैं इसमें. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हैलोजन ग्रुप की, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहता है. स्टूडेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन उन्हें जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता है. ऑन द अदर हैंड्स, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन. अब इसकी रिएक्शन हम अब आगे देखते हैं. देखिए किस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी अपने नीचे वाले आयंस को आपका डिस्प्लेस कर देना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन के वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है, ऑक्सीजन गैस अलग कर देता है वहां से. तो यदि हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो वो भी उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में. ये उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है. वहीं हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, दैट टाइप से. देखिए क्लोरीन की पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ब्रोमीन हट गया. तो यहाँ पर क्लोरीन से ऊपर के जो भी आपके हैलोजन है वो उन्हें डिप्लेस कर देता है और उनकी जगह खुद बैठ जाता है जाकर. ठीक है, देखिए पोटेशियम आयोडाइड में भी क्या है, आयोडीन को अलग कर दिया, क्लोरीन उसके बाद जाकर बैठ गया. तो ये कुछ रिएक्शंस हैं हमारी जिन्हें आयंस के फॉर्म पर फॉर्म करता है. एज ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलर्ड एंड डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सोल्यूशन. क्लोरीन और ब्रोमीन को जो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व करेंगे तो वो कलर सॉल्यूशन देते हैं, कलर्ड होते हैं और उन्हें इजीली हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. रिएक्शन, अब ये दोनों रिएक्शन आपने जो देखी यहाँ पर, देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो ईच क्लासेस के लिए, यानी कि डिस्ट्रक्शन जो दिख रहा है आपको, इस तरीके फॉर्मेशन के लिए वर्क करता है. सो डिड यू नो दैट हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे यहाँ पर क्लोरीन आयन जो है क्लोराइड आयन कैसे डिस्प्लेस करता है. The halogen displacement reaction have a directly industrial application. The recovery of halogens from their halides requires an oxidation process. जैसे कि कोई भी हैलोजन रहेगा, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के लिए देख लीजिए, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन वहां पर रिलीज कर देता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो एक्स यहाँ पर क्या है, हैलोजन एटम को डिनोट कर रहा था, वेयर एज केमिकल मीन्स आर अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, ब्रोमाइड आयन. उसके बाद बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन. ये क्या है, सेम एलिमेंट की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा. लाइक आपके पास तीन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हैं, उनके तीनों को वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकता है. सो दैट आर अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. इन अ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एन एलिमेंट इज वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस in a disproportional reaction always contains an element that can exist in at least three oxidation state. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, and both higher and lower oxidation state of that element are formed in the reaction. The decomposition of hydrogen peroxide in a familiar example of the reaction. hydrogen peroxide का example देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपनी तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट बैंड कर रहा है, जीरो भी कर रहा है, -1 भी, -2 भी, तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. वहीं क्लोरीन का आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, एक क्लोरीन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देता है, क्लोरेट आयन बना लेता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी ही फास्फोरस और सल्फर की भी रिएक्शन है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, वो भी रिएक्शन कर लेती हैं, फॉस्जीन गैस और सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन बनाती हैं. तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, सो इट इज द इंटरेस्ट टू मेंशन हियर whereas bromine and iodine follows the same trend exhibited by chlorine in the reaction. Fluorine show deviation from this behavior when it react with alkalis. The reaction that take flows in the case of fluorine. Fluorine का भी एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे. देखिए फ्लोरीन कैसे करती है, वहां पर एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं देती है. फ्लोरीन, यदि आप फ्लोरीन गैस की बात करें तो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, can't exhibit positive oxidation state.
अब बैलेंसिंग की बात करते हैं, कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दो मेथड होते हैं, पहला ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड जिसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो स्टूडेंट्स, यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग मेथड। सो आपको पता है कि यदि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन भी। एंड हाफ रिएक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इन टू हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं वन बाय वन। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को देखते हैं। हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं ये भी आपको बताया गया था क्लास 10th में। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उसे बैलेंस नहीं करेंगे, जैसे कि आप परमैंगनेट आयन के ले लीजिए, परमैंगनेट आयन यदि ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और ब्रोमाइड आयन बना लेता है। स्टेप 1, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। सबसे पहले आप करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, दिख रहा है। फिर दूसरा है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी आप असाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। देखिए मैग्नीज है आपका, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे अलग अलग, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट की, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। ठीक है, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कहां पर चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। जहां पर चेंज होगा हमारा सबसे पहले वहीं पर वो जाएगा हमारा ध्यान। देखिए मैग्नीज आयन की इधर आप देखेंगे तो 7 है, प्लस की 7। देखिए कैलकुलेट भी करना सीख लेते हैं। Mn के लिए ऑक्सीडेशन नंबर एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने। अब एक्स सेलेक्ट कर ली, ऑक्सीजन की हमें पता है -2, तो x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, -1 चार्ज था उस पर, तो x इज इक्वल टू आ गई +7। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7। ब्रोमीन के ऊपर दिख रही है Br माइनस है तो -1 हो गई। ये तो आपको जहां तक समझ में आ गया, ये हो गई हमारी रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद आता है मैग्नीज ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की -2 है, 2 2 जा 4, मैग्नीज की उधर की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर कितने हुए प्रोडक्ट की तरफ +4, ऑक्सीजन की -2। अब ब्रोमीन ऑक्सीजन की देख लीजिए, तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या है BrO3 के लिए भी देखेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए यदि कोई ऑक्सीडेशन नंबर मोनो एटॉमिक एटम की बात कर रहा है तो जो चार्ज उस पर रहेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी, जैसे कि ब्रोमीन की मैंने बताई आपको। अब आगे बात करते हैं किसकी, मैग्नीज ऑक्साइड की। तो MnO2 के लिए कैसे निकालोगे आप, देखिए Mn की x सेलेक्ट कर लिया आपने, ऑक्सीजन की -2 आपको पता ही है, तो x प्लस 2 इंटू -2, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 4, कैलकुलेट होगा। यहां तक आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं BrO3 माइनस के लिए। Br की हमने x मान ली, ब्रोमीन की, ऑक्सीजन की -2, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई आपके पास, देखिए 5 आ गई। ब्रोमीन की कितनी आ गई भाई, -6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x वैल्यू आ गई 5, यानी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5। सो वी विल आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज कहां कहां हो रहा है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहा है, देखो +7 से कितनी हो रही है, +4 डिक्रीज हो रही है, और ब्रोमीन की -1 से +5 हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितना बड़ा इंक्रीज दिख रहा है आपको, ब्रोमीन में इंक्रीज और मैग्नीज में डिक्रीज। ये तो आपको पता चल गया कि भाई डिक्रीज कहां हो रहा है, इंक्रीज कहां हो रहा है। अब थर्ड रोल हो गया, कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल और आयन इन विच इट ऑकर्स। If it is not equal, then multiply by the suitable number. So these becomes equal. अब यहां पर क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है। भाई +7 से +4 3 माइनस हो गई, और इधर -1 से +5, यानी कि कितना +5 तो 1 हो गया और 1 वो, तो 6 यहां पर इंक्रीज हो गई। +3 डिक्रीज हो रही थी, 3 डिक्रीज हो रही थी ऑक्सीडेशन नंबर, और 6 इंक्रीज हो रही थी ऑक्सीडेशन नंबर। यहां तक ये क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल इस चीज को समझ लिया, परफेक्टली समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो 3 डिक्रीज हो रही थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल हो गई इंक्रीज, इंक्रीज डबल हो रही है, दिख रहा है आपको कंडीशन यहां पर। तो इस चीज को भी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, दैट इज द थर्ड स्टेप, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है एज सर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर, एड H+ आयन और OH- आयन to the expression on the approach side
so that the total ionic charge of the reactant and product are equal. If the reaction is carried out in acidic solution then H plus ion और basic solution OH minus ion. यदि रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल प्लेस करना है तो H प्लस आयन या OH माइनस आयन ऐड करना होगा एप्टीट्यूड साइड में. यदि रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में है तो H प्लस साइड मिक्स होगा, H प्लस आयन बनेगा. और बेसिक मीडियम में है तो OH आयन माइनस ऐड होगा. अब एसिडिक और बेसिक हमें पता होना चाहिए. क्वेश्चन में लिखा होता है कि बेसिक है, देखिए बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, नहीं लिखा, तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे. हमारी वैलेंसी कितनी इंक्रीज हो रही थी, देखिए इधर देखिए 3 माइनस का चार्ज, 2 और 1 3, उधर कितना माइनस का 1, तो हाइड्रोक्साइड आयन और जोड़ दिया ना, हो गया इक्वल चार्ज. 3 3 हो गया दोनों पर, 3 इधर लेफ्ट साइड में, 3 उधर राइट साइड में. चार्ज सबसे पहले बैलेंस करें, कर लिया बैलेंस. बेसिक मीडियम था, OH माइनस ऐड कर लिया. यदि एसिडिक होता तो H प्लस जोड़ते. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं. फिफ्थ स्टेप आता है आपका फाइनली काउंट डाउन. फाइनली मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल by adding water molecules to the reactant or product. Now also check the number of oxidation number, oxygen atom. If there are the same number of the oxygen atom in the reactant or product, the equation then represent the balanced rate oxidation. देखिए उधर हाइड्रोजन कितने थे हमारे, 2 थे, 2 और 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया. अब ऑक्सीजन नंबर मॉलिक्यूल देखते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 प्रोडक्ट में आपके. अब ऑक्सीजन नंबर तो बैलेंस हुए नहीं भाई, 4 और 5 ही तो रहेगा रिएक्टेंट में. 4 आपका मैग्नीज के साथ है, 1 वाटर में, 5 हो गए. बैलेंस करेंगे किसे, ऑक्सीजन एटम को. ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करें बताओ भाई. आप क्या करेंगे ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए, आप देखो यहां पर भाई ऑक्सीजन बैलेंस करने कंपलसरी हैं, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स. ठीक, उधर भी 9 हो गए, इधर भी 9 हो गए ऑक्सीडेशन नंबर. यदि आप बात करें तो ये अपने आप में एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ गई. कैसे आई, अब दूसरा मेथड आता है हाफ रिएक्शन मेथड, जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन्स ड्यूरिंग द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में. सो एक एग्जाम्पल है डाइक्रोमेट आयन एक सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम रिएक्ट विद फेरस आयन टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयंस. देखिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो ये 2 हाफ रिएक्शन में सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे. करेक्ट स्कैटल इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म लिख दिया आपने. स्कैटल फॉर्म आइडेंटिफाई द स्पीसीज व्हिच हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एंड स्प्लिट द ऑक्सीडेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन. पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस कौन सा हो रहा है वो देखेंगे, फिर दोनों को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. यानी ऑक्सीडेशन की अलग कर देंगे, रिडक्शन हाफ की अलग कर देंगे. देखिए ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, क्रोमेट आयन से क्रोमियम बनना है, ये आपका रिड्यूस्ड हो रहा है पार्ट. और ऑक्सीडाइज फेरस यानी आपके फेरिक आयन से फेरस आयन बनना है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनना है. दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये आपको यहां पे ध्यान देना है. ठीक, फेरिक आयन बन रहा है, ये ध्यान रखना है आपको. तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दोनों पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए. उसके बाद O और H को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस करेंगे. थर्ड स्टेप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब बैलेंस करेंगे. भाई ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी तो क्रोमियम और आयरन को बैलेंस है ही. क्रोमियम उधर 2 है तो उधर 2 कर लीजिए, आयरन 1 है तो 1 हो जाएगा, वही तो बैलेंस हो ही गया. ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस, रिडक्शन हाफ बैलेंस को बैलेंस कर लो. 2 क्रोमियम आयन उधर को दे दो, बैलेंस हो जाएगा. क्रोमियम इधर 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है तो 2 बढ़ा दो, हो गई बैलेंस. जब तो आपके 2 मॉलिक्यूल बन गए, समझ में आया स्टूडेंट्स. उसके बाद अगली कंडीशन क्या आती है, उसके बाद फॉर रिएक्शन ऑकरिंग इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में है तो वाटर मॉलिक्यूल में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस H प्लस आयन. वही कंडीशन अप्लाई होगी. देखिए इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन एन एसिडिक मीडियम एड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम और H प्लस आयन टू बैलेंस H एटम. If the reaction take place in basic medium, then add H2O to balance oxygen and hydroxide ion to balance H atom. वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है और हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक मीडियम में, वाटर मॉलिक्यूल और H आयन जोड़ना है आपको एसिडिक मीडियम में. तो ये रिएक्शन आपकी किस में थी, एसिडिक मीडियम में थी. एसिडिक मीडियम में क्या जोड़ोगे, वाटर और H प्लस आयन. देखेंगे कितनी है भाई. फेरिक आयन जो बन रहा है +2 से +3, एक ऑक्सीडेशन का चेंज हो रहा है,
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप यहां पर निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। या इधर देखिए क्रोमिड आयन से आपका बनना है क्रोमियम आयन, 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 7 OH आयन जोड़ देंगे भाई, या 7 H आयन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करके जोड़ेंगे। देखिए इधर ध्यान से 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए हमने। अब हाइड्रोजन आयन कितने जोड़ेंगे भाई, 14 हाइड्रोजन आयन होगा 14 प्रोडक्ट में, 7 टू 14 H आयन अब आपको उधर जोड़ना है रिएक्टेंट की तरफ। देखो तो Cr2O7 2-, अब इसमें हमने ऐड कर देंगे 14 H+ आयन। दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जुड़ गए और इससे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इक्वल हो गए, क्रोमियम के भी इक्वल हो गए। अब ये बन गई आपकी न्यू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और न्यू रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द ईच हाफ रिएक्शन। मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू रिएक्शन, so make the number of electrons equal in two half reaction by multiplying one or both half reaction by aptitude coefficient। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, उधर +3 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल देंगे। दिख रहा है स्टूडेंट्स? इधर आपका प्लस चार्ज है क्रोमेट आयन पर, उधर +3, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, दिख रहा है आपको? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो इक्वल हो गया, +2 हो गया। इधर देखिए +4 है, उधर +3, एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे आप भाई, टोटल 12 चार्ज हो गया। और इधर कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने चाहिए फिर तो, ठीक है। पर आपको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है इसमें रिएक्टेंट में, जोड़ का बैलेंस हो गया ये भी। अब इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 6 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। उसके बाद दोनों रिएक्शन को ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन क्या बन गया, फाइनल रिएक्शन 6Fe2 प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ इज इक्वल टू 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। सो दैट इज द फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन विच इज बैलेंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड एंड देन आफ्टर वेरीफाई द इक्वेशन। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट में जरूर डालें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में जरूर सेंड करें। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे हम कि दोनों साइड से बैलेंस हुई नहीं बैलेंस हुई। उसके बाद रेडॉक्स का जो यूजेज है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन में। रेडॉक्स रिएक्शन हैज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। इन एसिड बेस सिस्टम वी कम अक्रॉस विद द टाइट्रेशन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द वन सॉल्यूशन अगेंस्ट द अदर यूजिंग अ pH sensitive indicator. Similarly, in redox system, the titration method can be adopted to determine the strength of a reductant oxidant using a redox sensitive indicator. देखिए कैसे आप रेडॉक्स में यूज करते हैं इसका यूज। एक पोटेशियम परमैंगनेट का देख लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन आयन। पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन में आपके एग्जांपल भी है क्लास 12 में। देखिए ये रिएक्शन होती है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट की, पहले आपकी फेरिक आयन बनाने के लिए, दूसरी आपकी मैंगनीज आयन बनाने के लिए। देखिए in one situation the reagents itself is intensely colored permanganate ion. Here permanganate ion acts as self indicator. The visual endpoint in this case is achieved after the last of the reductant is oxidized and the first lasting tinges of pink color appears to magnate ion. Concentration as low as 10⁻⁻⁶ mole decameter cube inverse. This ensure a minimal overshoot in color beyond the equivalence point, the point whereas the reductant and the oxidant are equal in the terms of their mole stoichiometry. देख रहे स्टूडेंट्स? फिर आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है अफोर्डेड बाय पोटेशियम परमैंगनेट विच इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर but oxidize the indicator substance diphenylamine just after the equivalence point to produce an intense blue color, thus signaling the end point. ठीक है, ब्लू कलर बन गया आपका, ये ब्लू कलर एंड पॉइंट है सिग्नल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइफिनाइलामीन से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपका आयोडीन। एक और अनदर मेथड विच इज इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कॉमन. इट यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएक्टेंट्स which are available
टू ऑक्सीडाइज आयोडीन आयन। अब आयोडीन आयन की आपको रिएक्शन दिखाएंगे कॉपर के साथ। ये स्टूडेंट दिख रहा है आपको दोनों को, पहला ऊपर वाला जो पिंक कलर से आइडेंटिफाइड हो रहा था पोटेशियम परमांगनेट, नीचे वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट ब्लू कलर से आइडेंटिफाइड हो रहा है। तीसरा आपका आयोडीन का है। आयोडीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है, जिससे हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है आयोडोमेट्रिक और दूसरा होता है आयोडोमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक, द एनालाइट रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट विद आयोडीन टू प्रोड्यूस द आयोडाइड आयन। देखिए जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड Ki3 सॉल्यूशन दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहां पर। तो इस आयोडोमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, इंडिकेटर आप स्टार्च का यूज करते हैं, फ्यू ड्रॉप डालेंगे स्टार्च की और डालते साथ ही क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेज हो जाएगा, ब्लू कलर डार्क सॉल्यूशन बन गया। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। दूसरा है आयोडोमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं, आप इसमें आयोडाइड आयन को आयोडीन प्रोड्यूस करता है। आयोडाइड आयन आयोडीन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कॉपर और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आपने लिया था और कॉपर के आयोडीन से रिएक्शन देख लीजिए कैसे यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म हो रही है। दिख रही है स्टूडेंट्स आपको। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपका आयोडीन फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद बात करेंगे। तो जैसे ही स्टार्च के फ्यू ड्रॉप्स आपने मिक्स करें इसमें, तो ये डार्क ब्लू कलर फॉर्म कर लेता है। कॉपर सल्फेट और सोडियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है वो, इसे लिबरेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डिसॉल्व करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट आपने मिक्स करा और मिक्स करने के बाद ये दोबारा से कलरलेस हो गए, सोडियम थायोसल्फेट मिक्स करने के बाद। तो सल्फेट आयन जो है वो आपका कन्वर्ट कर देता है, एंड पॉइंट में बदल देता है जैसे आप उसमें कन्वर्ट करते हैं। एंड पॉइंट इजीली ट्रैक किया जा सकता है और इसमें स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती है। Iodine, being no repellent, is very slightly soluble in water. However, it dissolves in water in the presence of potassium iodide due to formation of iodine ion, I3 minus ion. ठीक है स्टूडेंट्स। जिंक रॉड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस की। सो देखिए हम एक्सपेरिमेंट से तो बात चल रहे थे। जिंक सल्फेट को जब हम जिंक रॉड में, यानी कि एक तरीके से रेडॉक्स कपल का यूज करेंगे, तो ये किस तरीके से अपना जो सॉल्ट है ब्लू कलर, वो जिंक इस पर कन्वर्ट हो रहा है और ये कलरलेस कैसे हो रहा है, ये देखिए धीरे धीरे करके। सो अ रेडॉक्स कपल इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय अ वर्टिकल लाइन और अ स्लैश रिप्रेजेंटिंग एन इंटरफेस. एग्जाम्पल सॉलिड स्लेट सॉल्यूशन. अब यहां पर एग्जाम्पल आप टू रेडॉक्स कपल लेंगे, एक जिंक आयन एक कॉपर आयन. तो कैन वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यस वी कैन, बाय द यूजिंग टू इलेक्ट्रोड्स. जैसे कि आपकी बैटरीज होती हैं, बैटरीज में एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, वो सोल्यूशन को वहां से अलग कर देता नहीं कर देता. जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी बताए थे. एक हमने लिया जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, उसमें जिंक की रोड लगा दी. दूसरे में ली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की रोड लगा दी. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? और इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसमें लगाया बीच में आपने एक स्विच और एक सॉल्ट ब्रिज इसके बीच में लगाया. सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आपस में एक दूसरे से चेंज रहने नहीं देगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये बहुत ध्यान से देखिए. देखिए कॉपर जिंक मॉलिक्यूल, ये तो आपको पता है कैसे कनेक्ट हो रहा है. अब वायर से इसे कनेक्ट करें. इन दोनों को क्या कहेंगे? रेडॉक्स कपल कहेंगे. क्या कहेंगे? रेडॉक्स कपल. क्योंकि यही आपस में ऑक्सीडाइज्ड भी होंगे और रिड्यूस्ड भी होंगे, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों ही फॉर्म करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? जिंक कन्वर्ट होगा, जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आयन कॉपर में. ये सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है ये भी समझ लीजिए. देखिए सॉल्ट ब्रिज का वर्क होता है कि वो आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करे. पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट का मिलकर बना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स? इस पूरे सेटअप को कहेंगे डैनियल सेल. इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एट एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक travel through the external circuit to the cathode, where these reduce the copper ions. The circuit is completed inside the cell by the migration of ions through the salt bridge. It may be noted
दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए वोल्ट मीटर एक लगा हुआ बीच में, एक स्विच लगा हुआ है, जो स्विच ऐड होने पर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इस पूरे सेटअप को आप डैनियल सेल कहते हैं। क्लास 12th में भी आप इसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां आपको वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में से पढ़ाया जाएगा। यही चीज है वहां पर भी पढ़ने के लिए। तो ये जो आपकी यू टाइप सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये होता है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, यूजुअली solidified by boiling with agar and later cooling to a jelly like substance. This provide an electric contact between two solutions without allowing them to mix with each other. The zinc and copper chloride are connected by a metallic wire with a provision for an ammeter and a switch. The setup is shown in the figure. When the switch is in the off position, no reaction take place in either or beaker and no current flow through the metallic wire. और जैसे ही हम स्विच ऑन पोजीशन में लेकर आते हैं, तब क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ डजंट टेक प्लेस directly from zinc to copper but through the metallic wire connecting the two rods as an apparent from the arrow which indicates the flow of current. ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे करंट उसके अपोजिट साइड में फ्लो होगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये कैसे जिंक जो है वहां से कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से ऐड हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। सेकेंड, द इलेक्ट्रिसिटी from solution in one beaker to solution in the other beaker flow by the migration of ions through the salt bridge. We know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and zinc rod known as electrode here. So the potential associated with each electrode is known as electrode potential. If the concentration of each species taking part in the electrode reaction is unity, if any gas appears in the electrode reaction, it is conformed to 1 atmospheric pressure and further the reaction is carried out at 298 Kelvin, then the potential of each electrode is said to be standard electrode potential, SEP, standard electrode potential. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0.00 वोल्ट होता है और बाकी सबकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस रिएक्शन का पूरा एक प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सबसे ऊपर आपका फ्लोरीन रहता है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बात भी आपको ध्यान समझनी है। दिख रहा है स्टूडेंट्स कैसे इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा है यहाँ पर। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, Cu2 प्लस Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। तो इससे क्या होगा, आपका सेल में पोटेंशियल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेल है आपका और एनोड है आपका जिंक। उधर वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, देखिए ये होगा आपका कैथोड। कॉपर वाला जो है, कॉपर मतलब कैथोड, ठीक है। और ये रिडक्शन हाफ सेल रहेगा। क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कैथोड किधर है, एनोड किधर है, कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन हाफ सेल है और उनकी रिएक्शन कैसे हो रही है। ये इधर वाले में जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, उधर वाले कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन भी देखिए इसमें आगे, कितनी तेजी से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड का फ्लो हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रही है और एक दूसरे में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं अपना। इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये आपको जनरल लाइफ में बहुत काम आती है ये चीजें, क्योंकि वहां पर आपको क्या पता है इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे हैं, आपको क्या पता वहां पर पावर किधर फ्लो हो रही है। बट यदि आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो इतना जरूर है कि आपको समझ में आ जाएगी करंट किधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है,
देखिए इधर ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और करंट फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट, अपोजिट, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है करंट। एरो बने हुए हैं, एरो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो ये कहलाता है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के आगे का प्रोसीजर देखिए। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जस्ट अपोजिट साइड में ट्रांसफर होंगे, और जिंक जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, देखिए कोराइज हो रहा है। सो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन एनोड, सॉरी कैथोड। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं वहां से धीरे 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 करके, और कॉपर कैसे कलेक्ट होता चला जा रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां एक्सेप्ट कर रहा है, वहां कॉपर पर कलेक्ट हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोड। इन 3 चीजों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है आपका। अब स्टैंडर्ड की बात जिससे मैं बता रहा था, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP। देखिए, और जैसे कि मैं बता रहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो 0 रहता है। सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू कंप्लीट। ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोरीन सबसे ऊपर है, लिथियम सबसे नीचे है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो लिथियम है। देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे नीचे लिथियम है जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन जहां पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0.00 है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपकी जो टेबल है ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है यहां पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन। इसमें देखिए आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे ऊपर, लिथियम सबसे नीचे है। फ्लोरीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिथियम को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं हम। दिख रहा है स्टूडेंट्स? येलो ऊपर आपको फ्लोरीन पे दिखाई दे रहा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे लिथियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये पीरियोडिक टेबल तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़नी ही होगी क्योंकि ये 12th में भी काम। ओके स्टूडेंट्स, thanks for watching this video. Stay at home, be safe, enjoy the family. Goodbye.